अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 जारी है, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 जारी है और अब तक बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं। तमाम ही टीमों ने तकरीबन 5-5, 6-6 मैचेस खेल लिए हैं और पॉइंट्स टेबल बहुत क्लियर होता जा रहा है। बहुत सारी टीमें आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारी टीमों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और बहुत सारी टीमें इस टूर्नामेंट से आउट होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। यूं कहिए कि अगले चांदी रोज में उनसे मुतल्लिक अब फैसला हो जाएगा। आज कोई मैच नहीं है, ब्रेक डे है पाकिस्तान सुपर लीग में और आज के स्पेशल शो में ब्रेक डे के हम इस मौका पर आज बात करेंगे कि अब तक के मैचेस में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है और साथ में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन्स किए हैं। टॉप 5 स्कोरर को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से टॉप 5 विकेट टेकर्स जो हैं वो उनको आपके सामने रखेंगे और मजमूई तौर पर हम एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला एडिशन कैसा चल रहा है और साथ में हम डिस्कशन करेंगे कौन अच्छी कप्तानी कर रहा है और कौन अच्छा विकेट कीपर है, कौन अच्छा फास्ट बॉलर हमें इसमें नजर आया। बहुत सारी चीजें। आज बहुत इंटरेस्टिंग शो है क्योंकि आज ब्रेक डे है, तो हम सम अप करेंगे अब तक के तमाम मैचेस को और इसका आगाज करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमाद सदीकी साहब वीडियो लिंक पर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन साहब। मुश्तबा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और हमाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दिखाएं जी हमें पॉइंट्स टेबल से आज की डिबेट को ओपन करेंगे क्योंकि पॉइंट्स टेबल हमें बताएगा कि अब तक की कहानी क्या है मौजूदा अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं। तो पॉइंट्स टेबल हमें सर ये बता रहा है कि मुल्तान सुल्तान पहले पर है और सॉरी पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर है 11 पॉइंट्स के साथ और इसी तरह से मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर है। उसके बाद इस्लामाबाद तीसरे पर है, कराची किंग चौथे पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है, हैदराबाद 6ठे नंबर पर है, लाहौर 7वें पर है और 8वां मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है रावलपिंडी ही होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं सारा अब का मामला। जी मुश्तबा हसन साहब, सर पॉइंट्स टेबल पर आपके ख्याल में पेशावर इस वक्त बहुत अच्छा लीड कर रहा है, यानी कि टॉप पर इस वक्त पेशावर ज़ल्मी मौजूद है। आप ये बताएं कि इसमें से अब काफ़ी सारे मैचेस हो गए हैं ना, कौन सी ऐसी टीमें हैं जो आपको लगता है कि ये अगले मरहले के लिए जाते हुए नज़र आ रही हैं और कौन सी ऐसी हैं जो आपको लगता है भाई ये टीमें जो है ना ये फारग हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ये दो टीमें तो आप समझें कि ऑलमोस्ट क्वालिफाइड कर चुकी हैं। ठीक है। और रावलपिंडी देखा जाए तो तकरीबन इस टूर्नामेंट से मुझे बाहर होता नज़र आ रहा है क्योंकि 5 मैच हार चुके हैं। अब वो कोई क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा सकता। अगले 5 मैच जीत कर मैक्सिमम पॉइंट जो हो जाएंगे उनके वो 10 हो जाएंगे, फिर भी आप देखें कि टॉप पोजीशन पे वो नहीं आ सकते। तो उनके पास 3 पोजीशन है, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है पिंडी के लिए, एक किस्म का नामुमकिन समझ लें 5 मैच जीतना कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ना बाकी 2 पोजीशंस की, मुल्तान और पेशावर के अलावा आपके पास 5 टीमें हैं और जगह 2 है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है जब से हैदराबाद ने मैचेस जीतना शुरू किए हैं, तो इस PSL को मैं कहूँगा थोड़ा सा वाइड ओपन हो चुका है। अब सब टीमों के पास बराबर चांसेस है। लाहौर कलंदर अपने मैच हार रहे हैं, हैदराबाद अपने 2 मैच जीत चुके हैं। मैक्सवेल के आने से जो उनको एक खुशकिस्मती की लामत में कहूँगा कि जब से वो आए हैं तो हैदराबाद जो है वो मैच जीता जा रहा है और एक बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है T20 का। उसके आने से टीम पे इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ा और ये इम्पैक्ट उनके मैच रिजल्ट्स पे भी आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद की, आप बात करते हैं कोयटा की, तो ये सारी टीमें जो है अभी इस वक्त बिल्कुल बराबर बैलेंस चल रही हैं। एक 2 पॉइंट्स का फ़र्क ज़रूर है लेकिन मैचेस का भी फ़र्क है अभी क्योंकि आगे एक दूसरे के साथ भी खेलना है। तो जो टीम अब हर मैच जो जैसे जीते जाएगी उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। जो टीम हैदराबाद अब एक मैच और हारता है तो उसके चांस तकरीबन कम हो जाएंगे। लाहौर के पास अभी चांस बाकी है, कोयटा के पास है, इस्लामाबाद के पास है। तो अभी देखिए आप आधा टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा जो नाजुक सूरत हाल है ना वो रावलपिंडी और लाहौर की है मेरे ख्याल में, और इसी तरह से हैदराबाद किंग्समैन की। 3 टीमें ऐसी हैं बल्कि इसके साथ भी कोई ना कोई चांस जरूर है। 2 मैच जीते हुए 4 पॉइंट्स है। अभी उनके पास 5 मैचेस भी हैं तो उनके मैक्सिमम जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो तकरीबन 14 तक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके पास चांस अभी है। पिंडी की हम कह सकते हैं तो वो बिल्कुल उनके लिए पहला टूर्नामेंट जो था वो खत्म। अच्छा हमाद सदीकी साहब, सर पॉइंट्स टेबल सामने है, तकरीबन आधे मैचेस हो गए हैं इस टूर्नामेंट के। क्या समझते हैं कि अब कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि भाई कौन सी टीमें ऐसी हैं जो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी और कौन सी ऐसी टीमें हैं जो आपको लगता है कि भाई साहब इनका बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जो क्लियर नजर आ रहा है वो तो जाहिर है ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान। लेकिन नंबर ऑफ मैच अगर आप देखें तमाम 8 टीमों के तो 4 टीमों ने 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं। जिन्होंने 6 मैचेस खेले उनमें पेशावर ज़ल्मी है, मुल्तान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है और हैदराबाद। और बाकी 4 टीमें जिन्होंने 5-5 मैच खेले उनके 5 मैचेस अभी पूरे पड़े। लेट्स से
लेट से फॉर्चून चेंज हो जाते हैं उनके, और जिन्होंने 5 खेले वो अपने बाकी रिमेनिंग मैच जीत जाते हैं, तो अभी भी वाइड ओपन ही नजर आ रहा है। कोई हम किसी को ये अभी नहीं कह सकते, इट्स टू अर्ली, हाफ ए मार्क है, 22 मैचेस हुए हैं, 22 रहते हैं, सही। हर टीमों ने तकरीबन आधे खेले हैं, और आधे अगर वो जीत जाए बाकी अपने मैचेस, तो अभी भी इस पे काफी आपको शफलिंग नजर आएगी। तो थोड़ा सा और प्रोग्रेस होने दे मेरे ख्याल से, तब हम कह सकेंगे सर्टेनिटी के साथ कि हाँ ये टीम पहुंच चुकी है। लेट से पेशावर ज़ल्मी अपने आगे मैचेस नहीं जीतती, तो यहीं पे 11 पे स्टार्ट हो जाती है, तो फिर और बाकी टीमें अपने मैचेस जीत जाती है। हैदराबाद अगर अपने बाकी रिमेनिंग मैच जीत जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं 10-11 के करीब आ जाए, तो फिर एक नक्शा और चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं ख्याल से अभी भी मैं कहूंगा इट्स टू अर्ली कि हम कहें कि फलानी टीम पहुंच चुकी है, फलानी नहीं पहुंची। लेकिन रावलपिंडी के लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं है आपके ख्याल में? बहुत ही कमजोर पोजीशन में है ये तो। मुश्किलात हैं, लेकिन क्रिकेट को इसलिए फनी गेम कहा जाता है, और वो अगर अगले 5 मैच जीत गए और 10 पॉइंट ले लिए उन्होंने, फिर क्या हम कह सकते हैं? क्या बात है, देखिए क्या बात है। दो मैच और होने थे, लेकिन चले 2 मैच ही और होने थे रावलपिंडी के, फिर हम कहेंगे नहीं जी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, अब इनके कोई ये चांस तो नहीं। वो अहमद कुरैशी आज है नहीं, ये तो हमारे भी वही बात कर रहे हैं, रेशमा जवान होगी वो, ये वो नोमन टेन होगा सर, ये थोड़ा सा मामला उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लुकमान उसका भी जवाब आपको मिल गया था, जो जिसने भी ये कोट किया था, हाँ। कि बाबर आजम, तो बाबर आजम चल इस तरह की ये स्टेटमेंट बात ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है भाई। बाबर आजम ने जवाब दे दिया, उसने बता दिया है कि रेशमा आज भी जवान है, और उसने बता दिया भाई सारा कुछ ही है। नहीं, मैं तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ना, ये इस तरह की बातें मैं उसको बिल्कुल ही सही बात अप्रिशिएट। आपको क्रिकेटिंग पॉइंट, क्रिकेट को समझने के लिए क्रिकेट के हवाले से आपको बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले जी भाईजान, मुश्तबा भाई, इस पर तो हमने बात कर ली है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मोस्ट रन्स इन पाकिस्तान सुपर लीग 11। सबसे पहले तो जी सबसे ज़्यादा टॉप 5 हमने रखे हुए हैं कि कौन अच्छे रन्स कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। कुशाल मेंडिस पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 5 मैचेस में 309 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं, और 109 रन्स किए हैं उन्होंने, यानी कि हाई स्कोर है उनका। 1 सेंचुरी किया, 2 उनकी 50s हैं। चलें, और दूसरे नंबर पर हैं साहबजा फरहान साहब ने सर किए हैं जी 6 मैचेस में 232 रन्स हैं, 1 सेंचुरी इन्होंने भी कर रखी है, 1 50 भी इनकी। बाबर आजम साहब, जिनकी अभी हम भी बात कर रहे थे, बाबर आजम साहब हैं तीसरे नंबर पर, 5 मैचेस में 230 रन, यानी कि साहबजा फरहान के बिल्कुल करीब हैं, और फरहान को पकड़ सकते हैं बहुत जल्द। समीर मिनहास यंगस्टर हैं, 5 मैचेस में 207 रन हैं, और 2 50s हैं इनकी। हसन नवाज कोयटा ग्लैडिएटर्स के 5 मैचेस से 197 रन हैं। जी मुश्तबा हसन साहब, टॉप 5 आपके सामने हैं, इनमें से आपको लगता है कि यही होने चाहिए थे? ये अच्छी कह लें कि एक अच्छी पिक्चर आपके सामने आई है जो हमारे टॉप 5 स्कोर इसमें, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। एक हमें ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो गैर मुल्की है, वो मेंडिस, और वो भी टॉप पर है, लेकिन बाकी कम से कम हैं तो सारे अपने प्लेयर्स हैं, तो ये एक अच्छा है ना, अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, इसमें ये है ना कि टॉप 3 है, वो तीनों ने आज मैच खेले थे आपस में, ठीक है। बाबर भी था इसमें, कुशाल भी था इसमें, साहबजादा भी आज मैच में खेले थे। दोनों जो टॉप टीम के मैच हुए हैं उनका रिजल्ट भी देखा आपने कि बड़ा अच्छा मैच हुआ है, अच्छा एक फिनिश हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि कौन से प्लेयर इन टॉप 5 में होने चाहिए, तो मेरे तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, क्योंकि PSL अपना जो ब्रांड है, डोमेस्टिक ब्रांड है, इसमें हमें नए टैलेंट को देखना पड़ता है। तो नया लड़के जो होते हैं, समीर मिनहास अच्छा होता कि वो भी ऊपर होता, टॉप पे होता। कुशाल मेंडिस ठीक है, नो डाउट वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, और ओवरसीज़ प्लेयर है। पाकिस्तान के 4 प्लेयर हैं तो सही इस टॉप 5 में, लेकिन जो लीड कर रहा है इस वक्त वो कुशाल मेंडिस है। अभी बाबर आजम भी है इसमें, सबसे ज़्यादा फरहान कुछ दिनों से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जैसे उन्होंने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था। लेकिन अभी इसमें, क्योंकि जैसे अभी हम भी बता रहे हैं कि मैचेस अभी से 5 मैच 6 मैचेस हुए हैं, अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं, इसमें शफल होगा। अभी हो सकता है कुशाल मेंडिस की परफॉर्मेंस नीचे आ जाए, साहबजादा 1-2 50s कर दे तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन अच्छा मुझे तभी लगे। एक हौसला अफजा है ना पाकिस्तान सुपर लीग 11 में कि तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ऐसे हैं जो टॉप 5 में हैं। देखिए मासवा मेंडिस के, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी T20 टीम का ऐसा नहीं है सिवाय साहबजादा फरहान के। अगर साहबजादा फरहान के अलावा हमें नया टैलेंट देखें, लेकिन प्लान में तो है ना, मिनहास भी प्लान में आई थिंक आ चुके हुए हैं,
हसन नवाज भी हमारे T20 प्लान में है। देखिए हसन नवाज तो हमारे पास T20 प्लान में थे, उनको टीम से ड्रॉप किया गया और अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस जो है अब बिल्कुल वो अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्लान्स में हिस्सा है, तो अब इनको होना चाहिए। बाबर आजम के बारे में हमेशा से हमें पेशेंट को यही करते हैं कि उनको होना चाहिए, लेकिन जब वो होते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। PSL तो उनका बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस की बात करते हैं, आज भी अगर हम उनकी इनिंग की बात करें तो 20 बॉलों पे 18 रन है। दूसरी तरफ खुशहाल मेंडिस की 40 बॉलों पे 68, यानी कि काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है दोनों के स्ट्राइक रेट्स में भी और रन्स में भी, एवरेज में। ठीक है यार, एक तो जब रन्स नहीं करते हम कहते हैं रन्स कर नहीं रहे। मुस्तफा भाई जब बाबर भाई रन्स कर लेते हैं, आज तो मैं उनको बड़े प्यार से कह रहा हूँ, जब वो रन्स कर लेते हैं तो फिर हम उनका कंपैरिजन करते हैं, यार इतनी बॉल में इतने रन्स किए हैं, इतना इनका स्ट्राइक रेट है। यार बस मेरे ख्याल में यार उनको माफ़ी दे देनी चाहिए हम सबको यार। स्ट्राइक रेट और थोड़ा सा बॉल वाला थोड़ा उनको थोड़ा सा स्पेस दें ताकि वो बेचारे खेल लें, थोड़े रन्स कर लें। ऐसा हो नहीं सकता। लुकमान भाई देखें, एक चीज़ आपकी नेचुरल नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती जब इंडक्ट करेंगे ना, हमने देखा कि एशिया कप में नहीं थे तो अब सारे कहते हैं ना बाबर आजम बाबर आजम बाबर। बाबर ने वर्ल्ड कप में आगे कितनी आपकी परफॉर्मेंस दी, सबके सामने है। अगर पाकिस्तान किसी बड़ी एक टीम को, किसी भी एक बड़ी टीम को मैच नहीं रहा, यहाँ तक नौबत ये आ गई कि हमें उसको ड्रॉप करके दूसरे प्लेयर्स को खिलाना पड़ा। तो T20 मटेरियल नहीं है, अब इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। बाबर आजम फ़ैन जो हैं, जो सोशल मीडिया पे हर वक्त बाबर किंग करते हैं, तो ये चीज़ उनको नज़र नहीं आती कि वो कितने स्ट्राइक रेट से खेलता है। उनकी एवरेज ठीक है, एवरेज में नो डाउट मुझे आप समझ आ रही है कि 20 बॉल पे 20 रन बना रहा है तो उसकी एवरेज ठीक है, लेकिन T20 इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। यहाँ पे 35 बॉल पे लोग सेंचुरी करते हैं। ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। हमाद सिद्दीकी साहब सर बाबर आजम रन्स कर करके पागल हो रहा है, मतलब वो फेंटा लगा रहा है, अच्छे रन्स कर रहा है। मुस्तफा हसन साहब मुतमिन नहीं है, वो कह रहे हैं भाई T20 अबाउट स्ट्राइक रेट। सर स्ट्राइक रेट बेचारा नहीं ठीक कर पाता तो क्या मसला है सर, रन्स तो कर रहे हैं ना। देखिए हमने बाबर और रिजवान दोनों को ड्रॉप किया था और हम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और बाकी जगह पे खेल कर आए थे। क्या रिजल्ट आया था न्यूजीलैंड में? हम हार्डली 120 भी नहीं कर पा रहे थे, 105 पे भी आउट हो रहे थे। तो फिर हमें मजबूरन दोबारा बाबर को लेकर आना। अच्छा चले, इस पाकिस्तान सुपर लीग का जैसा अभी आपने कहा टॉप 5 बैट्समैन, तो 4 आपको नजर आ रहे हैं। मैं चाहता इनमें 3 और आते, आपको मां सदाकत भी नजर आता, शामिल हुसैन भी नजर आता। सर ये मेरा सवाल आपने छीन लिया, मैंने इसके बाद यही सवाल करना था कि भाई 3 और कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो 3 या 4 जो आप समझते हैं कि होने चाहिए थे जो नहीं है। हाँ तो ये प्लेयर होने चाहिए थे। हाँ। लेकिन इन प्लेयर को मैच्योरिटी कैसे आएगी इनकी गेम में जी। कि आपके पास पोटेंशियल है लेकिन आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से डिलीवर नहीं करें। देखिए 20-30 करके या 40 करके अपनी विकेट को थ्रो कर देना आपके अपने साथ ज्यादती, टीम के साथ तो है ही है, आपके अपने साथ किस तरह ज्यादती है? आप मैच विनर बन सकते थे, आप बड़े खिलाड़ी बन सकते थे। सही। क्योंकि आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आपके पास चांस होता है कि आप 20 ओवर बारी करें। जो बाद में आने वाले बैट्समैन होते हैं वो कहीं ना कहीं से गेम को पिक करते हैं, तो उन्हें रिक्वायर्ड रन रेट भी उनके जहन में होता है। आप तो गेम को पूरा कहते हैं कि आपके बलबूते पे चल रहा होता है कि अगर आपने बॉल 1 से खेल रहे हैं तो आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है, और फिर भी आप ना डिलीवर करें क्योंकि पावर प्ले में आप बैटिंग कर रहे हैं, 2 फील्डर सर्कल के बाहर हैं, तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि पावर प्ले में किस तरह बैटिंग की जा सकती है। तो वहां पे आके एक स्टार्ट लेके 20-30-40 रन करके विकेट को थ्रो कर देना, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी ज्यादती है आपके साथ भी और आपकी टीम। आपको वहां से उसको कन्वर्ट करना चाहिए इनटू अ सब्सटेंशियल मैच विनिंग इनिंग कि आप कहें कि मैं इस 40 को लेके जाऊंगा 80-90 और अगर 100 होता है तो सोने पे सुहागा, मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा, मेरी टीम मैच जीतेगी इस परफॉर्मेंस से, बजाय इसके कि मैं इतने कम रन बनाकर विकेट थ्रो कर दूं और अपनी टीम को प्रेशर में लेकर आऊं कि जो कैच करने का वक्त था वहां मैंने कैच नहीं किया। और अपनी टीम के बाकी बैट्समैनों को कह रहा हूं आप आके खेलें, आप टफ कंडीशन हो गई है, सिचुएशन हो गई है तो आप डिलीवर करें। तो जहां मौका था, जहां पावर प्ले में बैटिंग करने, जहां रन बनाने की आसानी थी, वहां तो रन बने नहीं, तो बाकी के लिए आपने वो कहते ना गड्ढा खोद दिया और उनको कहे आई जी इस गड्ढे में आप भी हमारे साथ। तो ये एक मेंटेलिटी होती है और ये गेम अवेयरनेस मैं चाहूंगा हमारी यंगस्टर्स के साथ कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आपके पास अभी टाइम है। देखिए बाबर आजम या बाकी रिजवान की हम बात करें तो उनका क्या टाइम अब गुजर चुका। जो यंगस्टर अब आ रहे हैं ना उनके पास अगले 10 साल मैं कहूंगा उनके पास है, तो आपको अभी अगर मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, आप अगर मोहम्मद हारिस बन गए, आप हैदर अली बन गए, तो आपको कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर आप मैच के जाएंगे ना, 2 साल भी खेलें या 3 साल भी खेलें तो आपका बड़ा नाम होगा और हम आपको दोबारा खिलाने की आपके हवाले से हम वोकलिस्ट भी होंगे कि नहीं यार वो टैलेंट था, उसको मौका भरपूर। अच्छा ये बहुत सारे यंगस्टर गलतियां कर रहे हैं, जैसे कल भी आपने शो में अब्दुल समद की भी निशानदेही की थी कि क्या जरूरत थी इस तरह की शॉट्स खेलने की या इस तरह खेलने की। जी मुस्तफा, ये नाम तो हमारे सामने है कि ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं सारे के सारे, लेकिन जो हमाद सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं वो ये है कि यार मुस्तकिल परफॉर्मेंसेस
और थोड़ा गेम में ठहराव होना चाहिए, थोड़ा लगे कि यार ये वाकई, जैसे समीर मिन्हास जब अपनी इनिंग खेलता है तो लगता है यार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो ये वाली चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें कैसे आ सकती है? और फिर उनके बारे में आपको पता है ये भी कहा गया, आई थिंक सलमान बट साहब ने कहा या किसी ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अल्लाह इनको हमारे कोचेस से बचाए, या मुझे क्लियर नहीं है कि किसने कहा है। बिल्कुल सलमान भट्ट ने कहा। हाँ, अगर सलमान भाई ने कहा है शायद, तो उन्होंने कहा जी हमारे इन कोचेस से, समीर से मुतल्लिक कहा कि इनको बचाएं। तो सर हमारा सिस्टम का फेलियर है ना, जहाँ टैलेंट आ जाता है वो बता देते हैं भाई हमारे में कुछ है, आगे चलते हैं तो आम साजिशें भी शुरू हो जाती हैं, इसको इधर साइड लाइन कर दो, इसको उधर कर दो, इसको इस चीज़ में उलझा दो। तो ये कल्चर भी तो बड़ा ख़राब हो गया हुआ है ना सर? बिल्कुल, जो आप कल्चर की बात करें, कल्चर में तो काफ़ी ख़राबियाँ हैं। कल्चर में ख़राबी ना होती तो हम एटलीस्ट 5 आईसीसी इवेंट्स में कोई एक तो सेमीफाइनल खेल ही लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम जैसे बात करें ना, समीर मिन्हास, यासिर खान, शामिल हुसैन, जितने भी लड़के नए लड़के आ रहे हैं, इनके पास हर वक्त सर पे एक तलवार लटक रही है कि इसमें परफॉर्म नहीं गए तो हम बाहर टीम से, ठीक है। इनको शोर्टी नहीं होती, जैसे बाबर, रिजवान, शादाब, शहीन, इनको शोर्टी है ना कि हमने 60 रन भी खा लिया, हारिस रऊफ हो गया तो हम अगले मैच खेलेंगे। इन लड़कों के पास क्या होता है, इनको अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलने दी जाती। पहले तो इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है। ओपनर को हम खिलाते हैं चौथे नंबर पे, चौथे नंबर वाले को हम ओपनर भेजते हैं। मुश्किल सूरत हाल हो तो उसको हम 1 डाउन भेज देते हैं। ज़्यादा अच्छी सूरत हाल हो जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे उसको 7वें नंबर पे रखते हैं। यही काम हमने फ़खर जमान के साथ किया। उसको हर पोजीशन पे हमने ट्राई कर लिया कि कहीं वो नाकाम हो जाए, लेकिन वो जहाँ भी खिलाते हैं उसको परफॉर्म कर देता है वो। इस तरह के लड़के, जो नए लड़के आते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक मैच फ्लॉप हुआ तो आप बाहर कर दो उनको। हमारे नए लड़के सेलेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नए लड़के सेलेक्ट नहीं होते। अभी हमने देखा शामिल हुसैन जो है वो बांग्लादेश का टूर करके है, लेकिन वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है। अब आप देखेंगे वो 2-3 साल क्रिकेट टीम से बाहर हो जाएगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन PSL में उसने 1-2 अच्छी इनिंग्स भी खेली और बता दी उसमें टैलेंट मौजूद है, लेकिन टाइम देने की जरूरत है। हम टाइम नहीं देते। हम बिल्कुल कहते हैं जी एक मैच उसको खिला दो, कोई भी अवे सीरीज़ का डेब्यू भी जाके अवे, बांग्लादेश जैसी टफ कंडीशन जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, न्यूजीलैंड स्ट्रगल करता है। बांग्लादेश के जो ग्राउंड्स हैं, जो पिचेस हैं, वो बांग्लादेश को सूट करती हैं, स्लो पिचेस होती हैं। वहाँ पे हम अगर आगे जाके इस तरह के बैट्समैन को चांस देंगे और फिर नाकाम हो जाएंगे, उसको हम 2-3 साल सर्किट से बाहर कर देंगे, तो फिर हमारे टैलेंट तो नहीं नजर आएगा। फिर हमें वापस बाबर के पास जाना पड़ेगा जी, वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाबर वापस आ जाए, 120-30 हमने पार कर सकते हैं। इफ्तिखार अहमद को ले आए, इफ्तिखार अहमद आ जाएगा, खुशदिल शाह आ जाएगा, वो पुराने लड़के आ जाएंगे। नए लड़कों को टाइम देंगे, आ जाएंगे और सारे खुशी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हमाद सिद्दीकी साहब, सर ये मामला अभी जो मेरे सामने नाम है ना सर, ये सारे के सारे मेंडिस को निकाल दें, पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर्स हैं ये बतौर ओपनर जाने जाते हैं। यानी कि इनके साथ जब लिखा जाता है ना तो लिखा जाता है ये ओपनर हैं। यानी कि बाबर आजम भी अपने आप को ओपनर कहते हैं, कर भी रहे हैं, इस टूर्नामेंट में भी ओपनिंग कर रहे हैं। सर ओपनर्स के अलावा कोई मिडिल ऑर्डर में हमें कुछ नहीं मिल रहा सर। हाँ, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कंसर्न है। शान मसूद ने अपने आप को प्रपोज किया कि मैं डिलीवर कर, आज मैच भी उन्होंने बनाया। कल के मैच की बात करें, उन्होंने मैच भी बनाया और फिर उसके बाद से एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि टेस्ट मैच में कैप्टनसी भी कर रहा है, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी वहां पे कि मैच बनाने के बाद खुद से ही अपने हाथ से उसको जाया कर दिया जो इतना अच्छा उन्होंने बनाया था। मिडिल ऑर्डर में देखिए अब्दुल समद और इरफान खान न्याजी, मैं देख रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा और पॉलिश किया जाए और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। ये नहीं कि आप जाएं और अब विकेट की अपनी इंपॉर्टेंस को खो दें कि बेशक आउट हो गए तो कोई बात नहीं। आपको बताया जाए कि आपके ऊपर मैच डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, तो आप पे भारी जिम्मेदारी है कि आप फिनिश कर। थोड़ी जिम्मेदारी भी तो नजर आए ना प्लेयर में। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आए, विकेट थ्रो की और चले गए, बेशक मैच आप जीते ना जीते। तो इनको अपनी विकेट इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि आपके अंदर वो गेम चेंजिंग का वो पोटेंशियल है। आप फिनिशर के रोल पे आ रहे हैं कि आपको मैच को फिनिश करके जाना है। आप यहाँ से आधी इनिंग से आप पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट टास्क है। आपको रिक्वायर्ड रन रेट काफी मुश्किल मिलता है। एक तो आपने वो अचीव भी करना है और वो अचीव करने के साथ आपके पास गेम अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए जिस तरह 6 में 70-74 रन चाहिए थे और 5 में 51 रह गए, तो यहाँ पे आके आपको विकेट नहीं थ्रो करनी है, आपको गेम को डीप लेके जाना है, आखिरी ओवर तक लेके जाना है। जिस तरह 21 रन एक आमिर जमाल के ओवर में बन गए, बेशक आखिरी ओवर में 20 रन भी हो, तो आपको वहां तक जाना जरूर है, बजाय इसके उससे पहले आप पैनिक बटन आपका दब जाए और आप अपनी विकेट थ्रो कर दे कि यार ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। T20 क्रिकेट में याद रखिएगा, आखिरी ओवर में अगर 20-25 रन भी है तब भी बैट्समैन को अचीव करना, अपने आप को बैक करना चाहिए कि ठीक है 2 छक्के अगर लग गए ना
तो दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है। अगर 25 रन ने 2 छक्के आपने पहली 2 बॉलों पे लगा दिए तो दूसरी टीम प्रेशर में आ जाएगी, वो बैकफुट पे होगी और फिर आप डिक्टेट कर रहे होंगे। और वहां पे भी आपके पास बड़ी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके बाद 2 छक्के लगाने के बाद उस 2 छक्कों को जाया ना करें। अब आपने देखना है कि आखिरी बॉल पे मुझे अगर 6 रन चाहिए तो मुझे जाना आखिरी बॉल। हाँ, अगर कोई इससे पहले फुल टॉस या शॉर्ट पिच ऐसी बॉल मिल जाती है कि जो मैं आसानी बड़ी बाउंड्री लगा दूं तो वो लगानी चाहिए। गेम को एसेस करें, बॉलर को एसेस करें। आपने शामिम हुसैन की अभी मिसाल दे दी कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वालिटी बॉलर के आगे परफॉर्म किया उन्होंने। नाहिद राणा बांग्लादेश में नहीं खेलने दे रहे थे इनको। तो मैं चाहूंगा हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वो क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाएं। हमेशा से मैं कहता हूँ कि मिडिल में जब मैच फंसा हुआ हो, वहां से जो बैट्समैन निकाल के दिखाएगा वो मैं उसको बड़ा खिलाड़ी कहूंगा, बजाय इसके कि स्मूथ सेलिंग हो और आप आराम से मैच जीत रहे हो तो चले आपने अपना हिस्सा डाल दिया और मैच जीते। मैच मुश्किल से निकाल के जिताना वो बड़ा खिलाड़ी होता है और उसकी क्वालिटी आप उसको हाईली रेट करते हैं। यार इसमें वो क्वालिटी है कि जब मैच इतना मुश्किल हो गया था वहां से ये निकाल के लाया तो इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, बॉलर्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। काफ़ी बात होगी प्लेयर्स की। बॉलिंग में कौन अभी तक टूर्नामेंट खेल रहा है और किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कौन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। सबसे पहले तो हमारे पास मौजूद हैं सुफियान मुकीम साहब, इस वक्त टॉप पर हैं जी। 5 मैचेस खेले हैं सुफियान मुकीम साहब ने, 13 विकेट्स ले रखी हैं। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स के कैप्टन भी हैं और 10 विकेट्स हैं उनकी 5 मैचेस में। इफ्तिखार अहमद, क्या बात है इफ्तिखार साहब, 4 मैचेस में 9 विकेट्स के साथ वो तीसरे नंबर पर हैं। हसन अली कराची किंग्स से 4 मैचेस हैं, 9 विकेट्स हैं। नाहिद राणा, जिनकी अभी डिस्कशन भी हो रही थी, और 4 मैचेस में उनकी हैं 7 विकेट्स। सुफियान मुकीम, मुश्तबा हसन साहब, वो सुफियान मुकीम जिसको हम पाकिस्तान टीम में लेकर आए, फिर हमने उसे ड्रॉप किया, उसने परफॉर्मेंसेस दी, फिर ड्रॉप किया, इन आउट, और फिर हमने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया कि जैसे सुफियान मुकीम साहब पाकिस्तान की टीम में अब वो डिस्कशन में नहीं रहते थे, यानी कि स्क्वाड की डिस्कशन में होता है ना, तो उनको कहा भाई जाओ आप लेकिन वो लड़का इस टूर्नामेंट में आपने समझते उन सब सेलेक्टर्स को, उन सब करता धरता लोगों को अपनी परफॉर्मेंस के साथ बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये स्टैट्स क्लैन मुश्ताक ने भी देखे होंगे और उन्होंने शादाब को भी बताया होगा कि ये बॉलर है जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप में आपको सिलेक्ट किया था। एक तरफ सुफियान मुकीम, दूसरी तरफ शादाब खान, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादाब खान आप देखें टॉप मेरे ख्याल से 5 में भी नहीं होगा, लेकिन अगर है भी तो उसकी विकेटें देख लें, किस विकेट्स हैं, ओपनर्स की हैं, मिडिल ऑर्डर की हैं या लोअर ऑर्डर्स की। जबकि सुफियान मुकीम की अगर आप बात करते हैं तो उसकी सारी जो विकेटें हैं वो या तो पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में 5वें-6वें ओवर में होंगी या फिर मिडिल ओवर्स में होंगी जहाँ पे स्कोर करते हैं प्लेयर्स। लेकिन सुफियान मुकीम की हम हमेशा से बात करते हैं कि बड़ा टैलेंट है, बड़ा उसमें अच्छी बॉलिंग है, चाइना मैन है, लेकिन उसको उस तरह के मौके, जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि प्लेयर्स को मौके नहीं दिए जाते, एक मैच ख़राब हो गया तो उसको निकाल दिया। इसकी तो इकॉनमी भी बड़ी अच्छी जा रही थी। इसको देख लें, इब्रार अहमद को देख लें, इन दोनों बॉलर्स की 6.45 की देखिए इकॉनमी भी बड़ी मैटर करती है T20 में। आप 6.4 की इकॉनमी अगर आप उसके साथ विकेटें भी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ हमारे सेलेक्टर्स को मेरे ख्याल से समझ नहीं आती, या सेलेक्टर्स समझना नहीं चाहते, या सेलेक्टर्स पर कोई ऐसा प्रेशर होता है कि उन्होंने सेलेक्ट वही करना है जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। शादाब खान किस बुनियाद पर T20 टीम में वापस आए थे हमें तो नहीं पता आज तक, लेकिन सुफियान के पास तो एविडेंस भी है। एक और एविडेंस आ गया PSL का, ये जो करंट PSL है इसमें टॉप पोजीशन पर है। ये तमाम जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनको देखना चाहिए कि इस तरह के लड़के जो है वो टीम में होने चाहिए। अगर ये होते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। सुफियान मुकीम अपनी टीम को हर मैच में तकरीबन विकेट लेके दे रहा है, तकरीबन अभी तक ऐसे जितने भी हमने मैच देखे हैं। हालांकि उस्मान तारिक भी अच्छा बॉलर है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरह सुफियान मुकीम की दे रहा है। सुफियान मुकीम के पास काफ़ी अच्छे वैरायटी है, वो बॉलिंग करता है, सबसे अहम बात यह है हमास सदीकी साहब के, सर आप नहीं समझते कि सुफियान मुकीम के हवाले से आप भी बात करते हैं और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा टैलेंट है, जब भी मौका दिया आपने उसने परफॉर्मेंस दी है, इस परफॉर्मेंस देने के बावजूद आप उसे ड्रॉप कर देते हैं, फिर स्क्वाड में रखते हैं, फिर मैच नहीं खिलाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और भी डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर कमेंट करें कि क्या उस लड़के ने आप ये परफॉर्मेंस देकर इन सब को जवाब नहीं दे दिया कि यार आप बहुत गलत सिलेक्शन करते हैं। ये सवाल सर मैं छोड़े जा रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करें। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे हम, बल्कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले बॉलर्स के हवाले से, तो मैंने ये सवाल छोड़ा था हमास सदीकी साहब के लिए। हमास साहब, सर सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस
मैंने बताया कि उनको अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया गया टीम से, लेकिन वो लड़का पीएसएल में 13 विकेट लेकर इस वक्त टॉपर है। क्या कहेंगे? वो बता नहीं रहा सारे सेलेक्टर्स को कि भाई क्या कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल सरासर ज्यादती है, और सिलेक्टर्स को तो फायर कर देना चाहिए कि ऐसा टैलेंट जो कि मैच विनर है और आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो कौन से आपके पर्सनल गोल्स हैं, पर्सनल एजेंडा है जो आप, जिसकी वजह से आप इस ऐसे प्लेयर को, जो लेट से मैं कहता हूँ अगर सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों इन टेंडम बॉलिंग कर रहे हो तो क्या जबरदस्त लीथल कॉम्बिनेशन होगा। आप देखें अबरार को भी नहीं पिक कर सकते, और ये चाइना मैन, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, अब तमाम वैरायटी अपनी मिक्स करते हैं, तो बैट्समैन तो बैम्बूजल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसा जबरदस्त टैलेंट अब पेयर में जब हंट कर रहे थे, जब वसीम और वकार 2 Ws बॉल कर रहे थे, तो आपको नजर आता है तो दूसरी टीम ये सोच रही होती कि यार इन दोनों के किस में से हम रन्स किसको बनाए, तो दोनों इतने लीथल, और उसके बाद से शोएब अख्तर आ जाते थे, तो वहां पे आपके मार्जिन नहीं नजर आता था बैटिंग साइड को। इसी तरह अब ये स्पिनर इतने अच्छे स्पिनर है। तीसरा मैं ऐड करूंगा यहाँ पे अरफात मिन्हाज को, जो कि ऑलराउंडर भी है। जी जी जी। तो आप भूल जाएंगे शबाब खान को, नवाज को, उस्मामा मीर को, सबको आप भूल जाएंगे। ये आपका फ्यूचर है और आपको इस फ्यूचर को कॉन्फिडेंस देना है। इन एंड आउट करके प्लेयर को आपने जाया नहीं होने देना, ड्रेन आउट हो जाते हैं। अच्छा टैलेंट रोज रोज नहीं आता, इतना जबरदस्त टैलेंट आया, इसको संभाल के रखना, इसको अच्छे अच्छे मौके देना, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। आप देखिए इंडिया की मैं मिसाल देता हूँ, कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं सुफियान मुकीम के, वो भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और दूसरी तरफ से वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं जो कि अबरार की तरह से कैरम बॉल भी मिस्ट्री बॉल करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और प्रेशर नहीं रिलीज होने देते। उनके पास बुमराह है, उनके पास, हमारे पास लेट से उस तरह का फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जहां वो पिचेस जो स्पिन को सूट करती हैं, तो आपके पास बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर हम सिंसियरिटी के साथ करें, नेपोटिज्म खत्म कर दें कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा नहीं है, इसको नहीं खिलाऊंगा। तो यहाँ जब ये हो जाता है तो आप पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम जैसा टैलेंट जो रोज रोज नहीं आता, इसको खिलाना पड़ेगा, मजबूरन आपको खिलाना पड़ेगा। और फिर जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान मैच जीत रहे हैं तो क्रेडिट भी आप ही ले रहे होंगे, जी हमने खिलाया, हालांकि आपने इसके तमाम रास्ते रोकने की पूरी कोशिश की और अपने बंदों को खिलाने की कोशिश, लेकिन ऐसा रुकता नहीं। देखें जो मैच विनर होता है वो रुकेगा नहीं, वो बार बार अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्टेड को भी और पूरी नेशन को दिखा रहा होगा, ये देखें जी ये मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मुझे ये खिला नहीं रहे। और फिर आपको सोशल मीडिया पे सारा कुछ नजर आएगा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको पाकिस्तान टीम में लेकर आना। और मजबूरन अगर आप सोशल मीडिया के प्रेशर पे साइम अयूब, शादाब खान या बाबर आजम को खिला सकते हैं, तो फिर जो प्लेयर डिलीवर कर रहा है, जो मैच विनर है, उसको खिलाने में आपको कोई वो मैं कहता हूं मुश्किल तो आपको सफाइयां और वजाहतें देनी नहीं पड़ेंगी भाई साहब। आप सिंपल कहेंगे देखें यार उसने 13 विकेटें ली, टूर्नामेंट का टॉपर है, इतनी विकेटें ली, हमने उसको सिलेक्ट किया, ना करें तो हम किसको सिलेक्ट करें? हम क्या रावलपिंडी के कैप्टन को सिलेक्ट कर लें? ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना सर मैं, वो एक खबर है, कल जब मैच हुआ कराची में, तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। आज तो चूँकि ब्रेक डे है, तो कल उन्होंने गुफ्तगू की मैच कराची में। उन्होंने कहा जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि क्रिकेट शायकीन को मैच देखने के हवाले से फ़ैसला किया जाए कि वो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में आकर मैच देख सकें, यानी कि उनको इजाज़त मिल सके। जाहिर सी बात है उनके बगैर तो कुछ हो नहीं पा रहा है, शायकीन नहीं है तो शायद वो मज़ा भी नहीं है, वो बात भी नहीं है, वो माहौल नहीं बन पा रहा। तो आधे मैचेस तो हो गए पीएसएल के, अब अगले आधे मैचेस के लिए शायद ये फैसला अगले आने वाले दिनों में हो जाए, एक बड़ी खबर है। मुश्तबा हसन साहब, मोहसिन नकवी साहब की ये गुफ्तगू कल, उनका इस तरह से कहना, आपके ख्याल में ऐसा होने जा रहा है, लगता है कि अब हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, अब बात करेंगे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से कि फ़ैसला क्या करना है। अब फैसला तो उन्होंने हाथ भी देना है, और इस तरह का फ़ैसला मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है मैचेस अच्छे हो रहे हैं, हमें एक बड़ा एंटरटेनिंग क्रिकेट नज़र आ रहा है, लेकिन क्राउड होता, माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके बाद आप देखिए हो सकता है टीमों की जो परफॉर्मेंस जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाई, जैसे कि रावलपिंडी में कह लूँ या हैदराबाद, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाई नई टीमें, जब वो क्राउड के सामने खेलेंगी तो मुझे लगता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी भी आएगी और मैचेस भी इंटरेस्टिंग होंगे और ज़्यादा मज़े के मैचेस हो जाएंगे, क्योंकि क्राउड बड़ा मैटर करता है T20 खास तौर पे। वनडे टेस्ट में चले ना भी होना तो मैच गुजर जाता है, लेकिन T20 मैच ऐसा है कि उसमें हर बॉल पे छक्का चौका विकेट कुछ ना कुछ और होता है, हल जाएगा। तो वो अगले साल मज़ीद प्लेयर भी लेके आएंगे और मज़ीद जो अच्छा एक इमेज जाएगा पाकिस्तान का, वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक डिसीजन होगा अगर ये हम जल्द अज जल्द ये फैसला कर लें। अब देखिए आधे मैच तो गुजर चुके हैं,
और हमें ये पहले खबरें आ रही थी कि शायद जो प्ले ऑफ है उसमें जो है वो फैसला क्राउड हो है, जाए। लेकिन उससे पहले अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि क्राउड जो है वो बड़ा बूस्ट अप कर देता है इस PSL को। और अभी जितने भी बाकी मैचेस हैं वो तकरीबन सब टीमों के लिए मैच आगे अगर ये अच्छा, मगर हमारे वाले- सिद्दीकी साहब, शायकीन के ना होने से PSL पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है सर? आपने कुछ आपने इसको एनालाइज किया है? बिल्कुल पड़ रहा है। देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस पे वो चाहते हैं कि उनको दाद मिल रही है और फिर उससे और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स को मैं हमेशा कहता हूं कि उनके जब वो विकेट लेते हैं और जो उनके रनअप पे जो क्राउड उनको सपोर्ट करता है तो आपको डिफरेंट नजर आता है बॉलर। जी। उसी तरह अगर आपको चौका या छक्का लग रहा होता है, बैट्समैन मार रहा होता है, उसको जो पजीराई मिल रही होगी तो जाहिर है वो उसके कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं वो कैरिड अवे हो जाते हैं। वो वहां पे बजाय इसके कि अपने कूल और काम रखें, उन्हें अगर जरा सी आप शाबाशी दे रहे होते हैं ना, वो समझते हैं लो जी मेरा तो हो गया काम, अब मैंने विकेट थ्रो भी कर दी तो कोई। तो जहां इसके पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी है। लेकिन अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब तमाम कैलकुलेटेड चीजों के बाद इस तरह की स्टेटमेंट आई है तो मेरे ख्याल है शायद अगर उनकी बात मान जाए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छा होगा। बेशक आधा टूर्नामेंट गुजर गया है, अब जो टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा है जहां जिसमें आप कह सकते हैं प्ले ऑफ है, एलिमिनेटर्स है, फाइनल है, इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और उससे पहले कौन यहाँ तक पहुंचेगा, 4 टीमें कौन सी होंगी, अब वो दौड़ शुरू हो गई है। जिसने अब तक पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। आप कह रहे हैं कि एक अच्छा फैसला होगा। चलें जी, आप कुछ कल के मैच पर बात कर लें। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, हेड टू हेड दिखा दें, और क्योंकि हमें चाहते हैं कि कल का मैच भी डिस्कस कर लें। और कल बाबर आजम और सऊद शकील साहब का मुकाबला है। बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सऊद भी अच्छा ही खेल रहे हैं तकरीबन। आप दिखाएं थोड़ा सा, दोनों टीमें जब जब सामने आई तो क्या सूरत हाल है? 26 मैचेस इनके दरमियान खेले गए अब तक मजमूई तौर पर, पेशावर में और कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जिसमें से पेशावर ने 13 जीत रखे हैं, कोयटा ने 12। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है भाईजान। सऊद शकील को लाइट नहीं लेना बाबर साहब आपने, ये कोई आम टीम नहीं है जी। मुश्तबा हसन साहब, कैसा मैच होने जा रहा है कल? देखिए बड़ा मज़े का मैच होगा। पेशावर क्योंकि टॉपर भी है, कोयटा क्योंकि वो अब कोशिश करेगा कि यहाँ से कोयटा मैच 5वें नंबर पर है, 5 पांचवें में से नंबर- सिर्फ उसने 2 मैचेस जीत रखे हैं। बिल्कुल, पेशावर टॉपर है और कोयटा जो है 5वें नंबर पर है। लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है। सऊद शकील भी इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से जो मैच भी हम हारते हैं तो हमारे टूर्नामेंट बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आगे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। पेशावर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी जा रही है ओवरऑल, अगर पूरी टीम को सम अप करें तो बड़ा अच्छा खेल रहा है पेशावर। कोयटा को मैं चाहूँगा कि वो कल ये मैच जीते और बाकी टीमों के लिए थोड़ा सा जो टूर्नामेंट है ना इसको नैरो कर दे कि चले बाकी टीमें मेहनत करके आ गए, बजाय कि वो दुआ करें कि वो टीम हार जाए तो हम आगे आ जाए, वो टीम हार जाए, कोयटा हार जाए, लाहौर ऊपर आ जाए। इस तरह नहीं, कोयटा अपना मैच जीते, बाकी टीम अपना मैच जीते तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सही होगा। अगर पेशावर सिद्दीकी साहब, सर जो कल मैच होने जा रहा है पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपके ख्याल में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है और क्यों? पेशावर टॉप पर तो है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर की टीम, नंबर 1 टीम को, इस टूर्नामेंट की अब तक की नंबर 1 टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है? देखिए, पेशावर सबसे स्ट्रांग टीम है, अभी तक कोई मैच नहीं हारी, पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे है, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत है। उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो मैच विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ है। उनको इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छी पोजीशन पे हैं, चले रेस्ट करा दें 2-4 प्लेयर को। जो विनिंग मोमेंटम होता है वो अगर आपका ब्रेक हो जाए ना, फिर आपको बड़ा मुश्किल होता है उसको दोबारा से रीगेन करना। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, इनका नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में है और चौथे नंबर पे जो कराची किंग्स है उसका नेट रन रेट माइनस में, उसके 6 पॉइंट है, कोयटा के 4। अगर कल कोयटा जीत जाएगी तो वो कराची के मुकाबले में ऊपर आ सकती है चौथे नंबर पे। ये उनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकती है कि वो पहले 4 की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता कुशाल मेंडिस ना चल सके, जरूरी नहीं है हर मैच में। तो अगर कुशाल मेंडिस ना चले, बाबर आजम ना चले, तो ही कोई रास्ता बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और मुश्तबा हसन साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आज ब्रेक डे था, आज कुछ नहीं था, लेकिन हमने अब तक के मैचेस पर कुछ उसको सम अप किया है कि भाई कौन अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।